What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पायदान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही शानदार बात यहाँ पर बोली गई है कि जिंदगी में अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है तो पीछे जो रास्ते छूट गए हैं, कुछ ऐसे रास्ते जो हमेशा आप लोगों को पीछे खींच रहे थे, उनको आप लोगों को छोड़ देना पड़ेगा। जो आप लोगों को हमेशा बुरा फील कराते रहते हैं कि यार जिंदगी में ना पीछे सारी जिंदगी चलेगी, अब तक कुछ भी अचीवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो यार इसका ये मतलब बिल्कुल भी कतई नहीं है कि आगे भी आप लोग जिंदगी में कोई अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं। यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोग स्टार्टिंग से स्कूल के टॉपर हो, आप लोग जहां पर भी कॉलेज में गए वहां पर टॉप किया तो आप लोग यूपीएससी में भी टॉप कर जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर हाँ ये जरूर है कि अगर आज से ही आप लोग अपनी आदतें चेंज करना स्टार्ट कर दोगे, अपनी जिंदगी में प्रोडक्टिव चीजों को सोचना स्टार्ट कर दोगे, तो जो चीजें आप लोगों को पहले बुरी लगती थी, यानी ये काम करना, अपने आप को एक शेड्यूल में रखना, अपने आपके बॉडी के लिए काम करना, एक्सरसाइज करना, प्रॉपर एक खाना खाना, एक अच्छी नींद लेना, जो एक डिसिप्लिन की लाइफ आप लोग स्टार्ट करोगे, तो इसको अगर आप लोग एक बार स्टार्ट कर देते हो तो जिंदगी में कोई भी टारगेट अगर आप लोग अपनी लाइफ में रखोगे उसको आप लोग आसानी से अचीव कर सकते हो। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि कभी भी आप लोगों को यह सोचकर ही बस अपने दिमाग में चीजें नहीं रखनी है कि आज तक चीजें नहीं हुई हैं तो आगे भी नहीं होंगी। अगर वो सारी चीजें सोचते रहोगे तो फिर ये वाली चीज आप लोगों को वहां पर काफी काम आएगी। बोला गया किसी ने मुझसे पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रह लेते हो, तो मैंने कहा मैंने जिंदगी की गाड़ी से वो साइड का ग्लास हटा दिया है जिसमें पीछे छुटे रास्ते नजर आते थे। यानी कि जिंदगी में जो पीछे लगता था ना कि ये चीजें अचीव नहीं करी, यार वो चीजें गलत हो गई, उस इंसान ने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, ये इंसान जो है ये मेरी जिंदगी में नहीं होना चाहिए, इसने मुझे धोखा दे दिया, ये सारी जो चीजें हैं आप लोग तभी इन चीजों को अगर देखते रहोगे हमेशा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। या तो कुछ ऐसा करो कि वो चीजें आप लोग की जिंदगी में न रहे, या फिर अगर आप लोग उनको जिंदगी में से हटा नहीं सकते तो फिर उसका इस तरीके से एक्सेप्ट करो ताकि वो आप लोगों को दिक्कत न दे। उस इंसान को बोलो कि थोड़ा सा नेचर चेंज करें, या फिर कोई भी ऐसी चीज अगर जिंदगी में देखने को मिल रही है तो आप लोग देखो उसको कैसे टैकल करके चल सकते हो। पूरा फोकस जब तक गोल पर नहीं लगेगा तब तक वो गोल आप लोगों का नहीं बनेगा, क्योंकि कोई ना कोई और होगा जो आप लोगों से भी ज्यादा उस गोल के लिए मेहनत कर रहा होगा। तो इसलिए काफी ज्यादा जरूरी है कि आप लोगों को अपना 110% देना है, और जो एक दिन आप लोगों ने मेहनत की है अगले दिन उससे ज्यादा ही मेहनत होनी चाहिए, या फिर उससे ज्यादा नहीं तो उस जितनी मेहनत होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि एक दिन मेहनत कर ली 16 घंटे और अगले दिन जो पढ़ रहे हैं वो है 4 घंटे, तो ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जिस दिन आप लोगों की लाइफ में एक आप लोगों की जिंदगी का पार्ट बन गया, आप लोगों को कोई आप लोगों को वहां से हिलाने वाला नहीं होगा, और आप लोगों की जिंदगी जिस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्राफ लेगी तो आप लोग हमेशा सरप्राइज रहोगे कि यार ये तो कभी किया ही नहीं था, इतने अच्छे से चीजें कभी हुई नहीं थी, ये अब कैसे हो रही हैं। अब हो नहीं रही हैं भाई साहब, आप ही कर रहे हो और अब शानदार तरीके से चीजों को लेकर चल रहे हो। तो जिंदगी जब चाहो तब बदल जाएगी, बस आप लोगों को उसको बदलने का जज्बा होना चाहिए। बाकी ये जो लेक्चर है इसकी सारी पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाती है, ये आप लोग जाकर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। और बाकी अगर पर्सनल बात आप लोग को शेयर करनी है तो यहाँ पर शेयर कीजिएगा स्टडी लवर वीर, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते हैं @gmail.com। बाकी आइए आज का क्विज देखते हैं। लेक्चर को पूरा टकटकी लगाकर आप लोगों को सुनना है ताकि वीडियो के एंड में जो भी क्वेश्चन होंगे उनका आंसर आप लोग दे सको, और वीडियो के एंड में जो कल का दिन है उसका क्विज भी आप लोगों का रहेगा। ये माना जाता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो आप लोगों ने पढ़ा उसको रिवाइज अगर आप लोग कर लो तो लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख पाओगे। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, इसको इंप्लीमेंट कर लो तो जिंदगी की आधी दिक्कतें दूर हो जाएगी। तो ये जो रिविजन आप लोग जो परेशान रहते हैं उसको लेकर, वो आधे से ज्यादा आप लोगों का यहीं पर ही होता हुआ नजर आएगा। 24 घंटे के अंदर एक रिविजन डाल दो तो फिर देखो क्या शानदार तरीके से कुछ बहुत सारी चीजें याद आप लोगों को रह जाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर के बारे में बात की जा रही है, यानी कि जो हमारे वातावरण, हमारे जो इन्वायरमेंट में जो हवा पाई जाती है उसमें कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है और कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होता है। बाकी का जो ये दोनों को मिलाने के बाद में जो बच जाता है वो 1% बचता है, और वो यहाँ पर रिमेनिंग बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। तो ये मेन जो कंटेंट है इसके अंदर ये है यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये कितना कितना होता है और ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं तो वो आर्टिकल डिस्कस करेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। हमारी जो आज की डेट में अगर बात करें, जो बेसिकली हमारा अगर सोलर सिस्टम के बारे में बात करें तो साइंटिस्ट के द्वारा भी डिस्कवर किया गया स्मॉलेस्ट ब्लैक होल हमारी जो मिल्की वे है उसके अंदर। तो ये जो गैलेक्सी है उसमें छोटा सा एक ब्लैक होल देखने को मिला है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, उसका निकनेम क्या है ये आप लोगों को बताना है। इंटरेस्टिंग है, जानकर आप लोगों को मजा आएगा, और ये चीजें ऐसी हैं जो आप लोग याद भी रख पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारी कंट्री में अगर बात करें आप लोग यहाँ पर अभी रिसेंटली कई सारे जो मोबाइल जो
बेसिकली मोबाइल के जो ऐप हैं जिससे आप लोग पेमेंट वगैरह करते हैं, जैसे यहाँ पर बात की जा रही है यह है मोबीक्विक, ठीक है, इसी के साथ में जस्ट पे। तो इनमें कई सारे जो डेटा हैं आप लोगों के वो पर्टिकुलर ऐसे रहे कि वो मार्केट में आ गए, यानी कि आप लोगों का सिक्योर डेटा मार्केट में आ गया, डेटा लीक हो गया। तो ये साइबर सिक्योरिटी के इशू कई बार देखने को मिलते हैं। तो अभी रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में, इसने बोला है कि प्रॉपर इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर कुछ नॉर्म्स और रूल और रेगुलेशन तैयार किए जाएंगे ताकि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी दुर्घटना घटती है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। तो कौन सी है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लोगों को बताना है। अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, वो हमारे बीच में अब नहीं रहे। वो जब पोखरण सेकंड ये हमारी कंट्री में एक्सपेरिमेंट किया गया, उस टाइम पर डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ये उस टाइम पर ये इसके डायरेक्टर भी थे, ठीक है। तो आप लोगों को इनका नाम बताना है, जो कि रिसेंटली अभी इनकी डेथ हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों ने सुना होगा, इसको बोलते हैं सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जो कॉर्पोरेट है, जो कंपनी है, उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यार कि आप लोगों ने जहां पर आप लोगों ने कंपनी लगाई वहां पर हवा को पॉल्यूट किया आप लोगों ने, ठीक है। जहां पर आप लोगों ने कंपनी लगाई वहां पर और भी कई सारी चीजें, रॉ मटेरियल यूज किया उस एरिया का। तो अब आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ सोसाइटी को पे बैक भी करो। तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो फंडा है कि हाँ आप लोगों को सोसाइटी को भी कुछ देकर जाना है, इस सोसाइटी से इतना आप लोगों ने लिया है, तो कौन सा एक्ट है जिसके अंदर यहां पर ये इंप्लीमेंट किया जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पोखरण सेकंड जो है ये जो टेस्ट जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों से बात की, 5 न्यूक्लियर बॉम्ब जो थे वो यहां पर वो बेसिकली यहां पर एक टेस्ट किया गया हमारी कंट्री में। इंडियन आर्मी का जो बेस है पोखरण, पोखरण कहां पर है, यह है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर यहां पर एक पर्टिकुलर एक गांव देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर एरिया में। तो वहां पर ये टेस्ट हुआ मई के महीने में। अब कौन सा साल था ये आप लोगों को बताना है। तो ये मेन हमारा न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट था जिससे ऑल ओवर वर्ल्ड को सचेतना मिल गई कि हाँ हमारी कंट्री में अब हम लोग न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं। इससे पहले भी एक टेस्ट हमारे द्वारा किया गया था, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ये जो टेस्ट था जिसका नाम दिया गया ये हम लोगों ने देखा। इसके पहले एक टेस्ट था जिसका नाम था फर्स्ट है, जिसका कोड नेम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। तो ये मई के महीने में देखने को मिला, तो इसका भी ईयर आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये 2 काफी इंपोर्टेंट न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट हमारी कंट्री में किए गए थे जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर जो है वो भी इसके साथ में कनेक्ट थे। इंडियन नेवी के बारे में अगर बात करें तो अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर कंट्री है जिसकी एक पनडुब्बी थी जिसका नाम था KRI नगाला, ठीक है। तो ये रिसेंटली अभी इसमें 53 जो पर्सनल थे वो मिसिंग है, वो डूब गई। वैसे ही डूब कर चलती है पानी के अंदर, अब इसका पता ही नहीं रहा पानी के अंदर से कहां से गायब हो गई। तो हमारी कंट्री की जो डीप सबमर्जेंस जो रेस्क्यू वेसल है जिसको DSRV है, हम लोगों ने विशाखापट्टनम से यहां पर पर्टिकुलर भेजा है इस कंट्री के लिए ताकि उसको रेस्क्यू ऑपरेशन या फिर जो सर्च ऑपरेशन है यानी कि लोगों को बचाना और लोगों को ढूंढना, ये ऑपरेशन चलाया जा सके। तो इसकी वजह से ये न्यूज में है। इसका नाम क्या है इस कंट्री का जहां पर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहने वाला है, आप लोग क्वेश्चन देखकर ही समझ गए होंगे। तो इसको और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए छोटा सा काम करिएगा, टकटकी लगाकर इस लेक्चर को देखिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन माइंड में न रहे। तो आइए अब यहां पर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो सबसे खतरनाक चीज हमारे देश में देखने को मिल रही है कोविड-19, उसको थोड़ा कम करने का काम करेगा ये जो पर्टिकुलर न्यूज है। यहां पर ये बात की जा रही है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के बारे में। ऑक्सीजन जो कॉन्सेंट्रेटर है यहां पर ये अभी कई सारे राज्य में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसमें कमी आ रही है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान भी जा रही है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रही है, खासकर जो हॉस्पिटल में यूज की जाती है वेंटिलेटर पर जब इंसान को लेटाया जाता है। तो अभी एक डिवाइस यहां पर बनाई गई है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, जो कि यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन थेरेपी यहां पर एक तरीके से जो ऑक्सीजन सप्लाई कराने का काम करेगी। और यदि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर घर पर आइसोलेशन में है तो उसके लिए भी यहां पर ये एक अच्छा काम कर सकती है। यानी कि अगर हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे तो भी आप लोग यहां पर ये फायदा पहुंचा सकती है। तो ये है क्या, बेसिकली इस डिवाइस के बारे में समझते हैं। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एक मेडिकल डिवाइस है जो कि कॉन्सेंट्रेट जो ऑक्सीजन है आज के डेट में जो कॉन्सेंट्रेट्स जो ऑक्सीजन है यहाँ पर हमारी एयर के अंदर उसमें से ऑक्सीजन निकालेगी। यानी कि ये जो डिवाइस है आप लोगों को जो देखने को मिल रही है, अगर घर पर ही इसको इंसान लेकर आता है तो ये क्या करेगी, इसको आप लोगों को अपने नाक पर लगाना है और जैसे नॉर्मल तरीके से वेंटिलेटर होता है उसी तरीके से यहां पर ये काम करेगी। ये जो इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है आप लोगों को मैंने बताया ना, इन्वायरमेंट में कितनी ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है, बाकी की 78% यानी कि 78% नाइट्रोजन है और बची कुछ सारी जो आर्गन वगैरह वो सारी गैसें वो 1% में आ जाती है। तो जो 21% ऑक्सीजन है यहां पर ये जो कि एक काफी ह्यूज क्वांटिटी है उसमें से ये ऑक्सीजन को निकालेगा।
तो इसका मतलब ये कि इन्वायरमेंट वाली ऑक्सीजन को लेगा, तो इसमें मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 90 से 95% जो है वो प्योर ऑक्सीजन आप लोगों को मिल जाती है। 100% तो नहीं, पर हाँ ये कि काफी अच्छी मात्रा में आप लोगों को ऑक्सीजन मिल जाती है। इसका जो कॉन्सेंट्रेटर है, ये जो काम करते हैं, ये 1 से लेकर 10 लीटर तक का पर मिनट तक का इसकी रेंज आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि अगर वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है तो ये वाला सिस्टम घर पर यूज किया जा सकता है, अगर यहां पर आज के में जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ठीक है, अब ये कितना मार्केट में मिल रहा होगा पता चला ये भी नहीं मिल पा रहा है, तो वो एक अलग बात है, पर लेकिन ये एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है उस टाइम पर जब यहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज तो हो या ना हो, पर लेकिन ये लाइफ सेविंग चीज जरूर है जिसके बारे में आज के डेट में कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए, खासकर जितनी बुरी कंडीशन देश में बनी हुई है। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, नाम याद रखिएगा। ठीक है, और नहीं कहते कि नाम ये है, कि नाम है क्या, नाम तो सुना ही होगा, तो वही बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर ये बात की जा रही है यूनिकॉर्न के बारे में। यूनिकॉर्न आप लोगों ने यहां पर देखा होगा, ये कोई हॉर्स ऐसा हुआ करता था, आज की डेट में तो धरती पर नहीं है, जिसके माथे पर सींग हुआ करता था। ठीक है, तो इसको यूनिकॉर्न बोला करते थे। तो इसी के नाम पर अभी एक छोटा सा ब्लैक होल पाया गया हमारी जो गैलेक्सी है उसके अंदर में, जो बेसिकली मिल्की वे है जिसका नाम, तो इसके अंदर इसका नाम रखा गया यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न जो है यहां पर ये अभी रिसेंटली देखने को मिला, और जो कि सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे पास में अभी देखने को मिल रहे हैं, ये यहां पर डिस्कवर किया गया है। तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो। जो यूनिकॉर्न है यहां पर ये एक ब्लैक होल है जो कि 3 टाइम जो मास में अगर देखा जाए तो लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा सूरज के 3 गुना तक आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा ये। हालांकि जो ये ब्लैक होल वगैरह ये कईयों गुना बड़े होते हैं, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है अगर सूरज के 3 गुना तक आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो। ठीक है, इसी के साथ में बात करें तो ये काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेंस ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं, जैसे आप लोग यहां पर देखिए, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से ये ब्लैक होल आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। अगर इसको और आप लोग समझना चाहते हैं तो ये आप लोग देखिए, ब्लैक होल कुछ ऐसी आकृति होती है जिसके अंदर काफी लार्ज स्केल पर आप लोग यहां पर जो चीजें जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता हुआ नजर आता है। तो यहां पर ये वाली पिक्चर आप लोगों को ये सारी चीजें समझा पा रही होगी। ठीक है, तो इससे आप लोग इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यही इसी के बारे में बात की जा रही है यहां पर। ओके, तो यहां पर जो रिसेंटली अगर बात करें तो यहां पर जो अभी इसके बारे में अगर बात करें तो जो बाइनरी स्टार है जिसका नाम दिया गया V723 मून। ठीक है, तो यहां पर ये अभी आगे क्या सिस्टम है बेसिकली इससे रिलेटेड अगर हम लोग इसको देखते हैं, ये पिक्चर आप लोग देखिए अच्छे से समझ पाएंगे। यहां पर अगर बात करें इस पर्टिकुलर स्टार के बारे में जो कि काफी पास में देखने को मिल रहा है, जो इसके चार पार में घूमता हुआ आप लोगों को नजर आता है, तो इसके नाम के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर बाइनरी स्टार जिसका नाम है V723 मून। ठीक है, तो इसका नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये लगभग 1500 लाइट ईयर दूर है इससे। तो लाइट ईयर में आप लोगों को एक बार समझाना चाहता हूं, यहां पर जो लाइट ईयर है अगर आप लोगों से कोई पूछे तो वो किसकी यूनिट है, तो वो डिस्टेंस की यूनिट है। जैसे आप लोग बोलते हैं 1 मीटर 1 किलोमीटर, उसी तरीके से लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस की यूनिट है। तो अगर एक लाइट ईयर के बारे में बात करें तो एक लाइट ईयर वो है जब जो लाइट है वो ट्रेवल करती है 1 साल में, तो उसको 1 लाइट ईयर बोलते हैं। तो इस साल से अगर आप लोग इसको देखोगे, अगर किलोमीटर में आप लोगों को 1 लाइट ईयर को अगर कन्वर्ट करना है तो ये 9.4 इंटू 10⁻12 ये इतने किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि एक ह्यूज डिस्टेंस यहां पर आप लोगों के सामने निकल कर आती है अगर एक लाइट ईयर के बारे में बात करते हैं। तो ये लाइट ईयर आप लोग जरूर याद रखिएगा, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइट ईयर के बारे में कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए। मोटे मोटे तौर पर इसको बोला जाए तो 9 ट्रिलियन किलोमीटर आप लोग इसको बोल सकते हैं। अगर आप लोग इसको जो बेसिकली 9 ट्रिलियन है अगर इसको मिलियंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 6 ट्रिलियन जो माइल्स हैं तो यहां पर ये माइल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि ह्यूज डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस है इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि ये 1500 लाइट ईयर अवे है यहां से। अगर हम लोग इसको काउंट करके यहां पर देखते हैं तो 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर आप लोग देखते हैं। तो यहां पर ये क्लोजर टू ओवर जो सोलर सिस्टम है जिसका नाम यहां पर प्रोक्सिमा सेंचुरी है, तो एक आप लोग यहां पर ये नजर आएगा जो कि लगभग 4 लाइट ईयर अवे है हमसे। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ बातें हैं जो आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है। तो मोटी मोटी बातें हल्का सा याद रखेगा और ये ब्लैक होल हो ही गया। आगे चलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है और इसके द्वारा अभी रिसेंटली ये बोला गया है कि जो भी यार ये पेटीएम या पेमेंट करने वाले जो बैंक हो गए जैसे मोबी किवी हो गया यहाँ पर ये, ठीक है, तो ये जैसे जस्ट पे हो गया, ये कई बार डेटा अपना ब्रीच करवाते हैं, यानी कि कई बार डेटा जो है जनता का पब्लिक में आ जाते हैं। और डेटा क्या रहता है, कई बार आप लोग इनके साथ में अपना अकाउंट नंबर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, फोन नंबर आप लोग का रहता है, पूरा सारी डिटेल रहती है यहाँ पर, तो काफी ज्यादा नुकसान इसका देखने को मिल सकता है। तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड यहाँ पर होना चाहिए, अगर यहाँ पर कोई भी दिक्कत ऐसी आती है कल को तो उसको कंट्रोल किया जा
सके। तो जो बैंक्स हैं और इसी के साथ में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ठीक है, तो ये सारी जो है इनको क्वाइट क्लियर यहां पर रहना पड़ेगा कि किस तरीके से एक मिनिमम स्टैंडर्ड तैयार करने हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप लोग अगर मान लीजिए एक टाइम टेबल आप लोगों ने बनाया कि पूरे दिन में मुझे लगभग 12 घंटे पढ़ने हैं, प्रेजेंट टाइम में जब एग्जाम जो है वो पास में रहे तो एक 12 घंटे तो कम से कम पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो 12 घंटे जो आप लोगों ने यहां पर ये एक टारगेट रख लिया, पर लेकिन ऐसा होगा किसी टाइम आप लोग 10 घंटे पढ़ पाएंगे, किसी टाइम आप लोग हो सकता है 14 घंटे भी पढ़ लें, पर लेकिन आप लोगों के माइंड में क्लियर ये होना चाहिए कि 12 घंटे मैंने फिक्स कर रखा है। अब कुछ भी हो जाए, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, 8 घंटे एक मिनिमम टाइम है कि इतना तो मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा आज के टाइम पर, इससे कम नहीं होना है। तो ये एक तरीके से एक मिनिमम कोई स्टैंडर्ड तैयार करना पड़ता है इंसान को अपनी लाइफ में कि यार कुछ भी हो जाए, मॉर्निंग में ना कम से कम 2 किलोमीटर तो दौड़ना ही दौड़ना है। नॉर्मल रहोगे तो 5 किलोमीटर दौड़ लो, अच्छी बात है, कम से कम आप लोग की बॉडी में से पसीना निकल जाएगा एक बार अच्छे से, पर लेकिन 2 किलोमीटर तो दौड़ना ही दौड़ना है चाहे कुछ भी हो। तो ये इस तरीके से आप लोग होना चाहिए कि दिन में ना कम से कम 12 गिलास तो पानी पीना ही पीना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन जो ऑफ इंडिया है यहाँ पर, उसके द्वारा यहाँ पर जो फ्रेमवर्क है इन सब चीजों को लेकर उसके बारे में बात की जा रही है कि जो शेयर किया जाता है थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर है, जैसे यूपीआई यूज कर लेते हैं, ठीक है, बैंक के साथ में पेटीएम यूज किया उसमें भी यूपीआई यूज कर लेते हैं। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रख के यहाँ पर चलना है ताकि एक फ्रेमवर्क के हिसाब से काम चले। कल को अगर कोई भी डेटा का कोई ब्रीच हो रहा है, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैटर है जो कि काफी ज्यादा नुकसान यहां पर पहुंचा सकते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन जो ऑफ इंडिया है हमारी कंट्री में, ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया ये बनाया गया था 2008 में, और यहां पर आज की डेट में यहां पर जो मैक्सिमम जो चीजें होती हैं ये ही हमारी कंट्री में पेमेंट से रिलेटेड या जो भी चीजें होती हैं यही सेटलमेंट यहां पर इसी के थ्रू किया जाता है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में है, यानी कि इसके पापा जो है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, लगभग आज के डेट में अगर बात करें 1001 के करीब इसमें यहां पर कन्यादान होता है, यानी कि एक तरीके से इतने मेंबर हैं। ओनर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, और वैसे यहां पर नॉर्मली है किसके अंडर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर डायरेक्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में जो एक हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे यहां पर जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है एक महान पर्सनैलिटी के बारे में। महान पर्सनैलिटी क्यों बोला है यहां पर, क्योंकि आज की डेट में जो हम लोग अपना आपको एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बोलते हैं तो इनका उसमें काफी बड़ा योगदान रहा, इसलिए यहां पर इनको महान कंट्री बोला, यानी कि इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया इस पर्टिकुलर एरिया में। समझ लेते हैं क्या रोल प्ले किया गया और है कौन ये और क्यों न्यूज में है। हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब हैं, उनके द्वारा काफी अपना दुख व्यक्त किया गया कि हमारी कंट्री में जो कृष्ण मूर्ति जो संता नाम यहाँ पर अभी रिसेंटली इनकी डेथ होगी, ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। यहां पर अगर इनके बारे में बात करें तो जो पोखरण सेकंड प्रोजेक्ट था हमारी कंट्री में, जब ये प्रोजेक्ट हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया था उस टाइम पर, तो इसके डायरेक्टर थे यहां पर फील्ड डायरेक्टर यहां पर ये। अब पोखरण कहां पर है, पोखरण मैंने बताया आप लोगों की राजस्थान के अंदर में है। और ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये एक्सपेरिमेंट कब किया गया था, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था 1998 में, जब हमारी कंट्री एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गई। तो ये इससे रिलेटेड है यहां पर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको पद्म भूषण भी दिया, जो कि थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारी कंट्री का 1999 में। समझिएगा यहां पर कब दिया गया, 1999 में, जब पहला यहां पर हमारा जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट है यहां पर ये जब हम लोगों ने इसको अचीव कर लिया, यानी कि जो हमारा एक वेरीफाइड प्रॉपर वे में चीजें इंप्लीमेंट होगी। लेकिन अगर आप लोगों से पूछे कि हमारी कंट्री में पहला जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट था वो कब हुआ हमारी कंट्री में, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी जी के टाइम पर 1974 में देखने को मिला, और फिर 1975 में हमारी कंट्री में इमरजेंसी लग गई, जो कि 1977 तक कॉन्टिन्यूअस चली। तो ये 1974 में इमरजेंसी लगने से पहले पहला एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसका नाम भी यहां पर रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। तो स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम दिया गया था इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और सेकंड कब हुआ, ये हुआ 1998 में, और फिर 1999 में इनको पद्म भूषण दिया गया। ये यहां पर इनके द्वारा दुख व्यक्त किया गया, ये इनका ट्वीट है, ठीक है। और हाँ, कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर पोखरण भी आप लोग देख लीजिए, ये पर्टिकुलर पोखरण वाला एरिया है राजस्थान के अंदर में, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ओके। और हाँ, ट्विटर के बारे में अगर बात करें तो कई सारे बच्चे के अभी पढ़ा था कि सर कंगना रनावत का ट्विटर हैंडल जो है वो अभी फिलहाल जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया है। तो देखिए यार, ट्विटर की भी ना कुछ पॉलिसीज हैं, अगर वहां पर अगर मान लीजिए बहुत ही ज्यादा कुछ ऐसा मतलब जनताओं को ऐसे कमेंट किए जाएंगे जिससे कि जनता में गुस्सा फैल सकता है, रोष फैल सकता है, या कोई और चीजें देखने को मिले, तो तब ऐसे स्टेप यहाँ पर उठाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि जो फॉलो करता था उसको अच्छा लगता था, मतलब कंगना रनावत अच्छी लगती, बोला सर बहुत गलत हो गया, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैक्सिमम की बहुत सही हो गया। तो देखिए यार, ये हर एक इंसान का अलग परसेप्शन हो सकता है, ठीक है। कई सारे जो फॉलोवर हैं उनको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार गलत हो गया, पर लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनको लग रहा है कि अच्छा हो गया, ठीक है। तो अच्छा बुरा जो होता है वो डिपेंड करता है कि आप लोग उस इंसान को कैसे देखते हो, ठीक है। तो यानी कि जिनको लग रहा था कि गलत काम कर रही थी, तो मैक्सिमम जो मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था ट्विटर पर, आप लोगों को क्वेश्चन का मतलब इतना रिप्लाई कोई नहीं करता है।
मैंने पूछा कि यहाँ पर अभी व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि कंगना रनौत का जो अभी जो अकाउंट है वो टर्मिनेट हुआ है, तो ये राइट हुआ है या फिर रॉन्ग हुआ है। तो उसमें जब मैंने इसको देखा काफी सारे कमेंट आ चुके थे और मैक्सिमम ये थे कि सर बिल्कुल सही हुआ है। ठीक है, एक्चुअली मैं तो फॉलो नहीं करता था, कई बार सुन लेता था कि ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है। एक चीज मुझे बड़ी बुरी लगी थी कंगना रनावत की, जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उस टाइम पर जब उनके द्वारा कमेंट किया गया कि मतलब गंदा कमेंट किया गया था, स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं किया गया, ऊपर से एक नेगेटिव कमेंट किया गया, तो वो चीज मुझे थोड़ी खली थी यार। मतलब हमारे जैसे लोग ही मूवी देख रहे हैं, हमारे जैसे लोगों की वजह से ही तुम यहाँ पर स्टार बनी घूम रही हो, और उसके बाद भी फिर मतलब जो जिनको जॉब नहीं मिल रही है वो बच्चे अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ बातें बोल रहे हैं, तो उनकी बातों के ऊपर जो रिएक्शन आ रहा है वो नेगेटिव रिएक्शन निकल कर आ रहा है। तो वो चीज थोड़ी सी मुझे अजीब लगी थी। वरना कैरेक्टर वाइज अगर देखा जाए एक काफी धांसू कैरेक्टर वो प्ले करती है मूवीज के अंदर में, और कहीं ना कहीं एक जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसके अंदर बहुत सारी मूवीज ऐसी हैं जो उसने एक फीमेल डोमिनेटेड मूवी बनाई है कंप्लीटली। यानी कि इसकी मूवी में कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हीरो की जरूरत नहीं पड़ती है मेल की, अकेले ही मूवी लेकर चली जाती है। तो कहीं ना कहीं जो दिखाता है कि एक हीरोइन होती है मूवी में और हीरो होता है, मेन हीरो होता है, हीरोइन कुछ नहीं करती है, साइड रोल करती है, तो उससे लगता है कि हमारी सोसाइटी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है। तो वो पैट्रियार्कल थिंकिंग इसने तोड़ी, तो वो वाली चीज अच्छी लगती है कि कहां से निकल के आई और कहां पर पहुंच गई। बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया था स्टार्टिंग में, तो काफी ज्यादा इसने स्टार्टिंग में एक तरीके से अपनी लाइफ को मतलब नहीं कहते रिग्रेसिव जो लाइफ है वो जी है। एक बार स्टोरी सुनना था इसने एक इंटरव्यू में बोला था, तो वो वाली चीजें एक अप्रिशिएट करने लायक है। पर लेकिन एक पोजीशन पर पहुंच जाने के बाद में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, उस टाइम पर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो कमेंट करना और वो सारी चीजें, तो ट्विटर की पॉलिसी के खिलाफ गया, तो ट्विटर यहां पर बैन कर दिया गया। ठीक है, तो लगभग 3 मिलियन के करीब फॉलोवर थे ट्विटर पर इनके, तो उसको वहां पर बैन कर दिया गया। और मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं कि सही किया सर सही है, देखिए डिपेंड करता है किस तरीके से क्या कंडीशन है। तो सही है, अगर इस तरीके की हरकतें कर रही थी तो होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए। पर हाँ ये भी है, अगर जो इंसान ना अगर कहीं पर पहुंचता है तो उसका ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा, वो जरूरी है। वो चीजें मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा कई सारी सेलिब्रिटी हमारे देश में लोग मर रहे हैं, वो मालदीव या फिर अलग अलग कंट्री में जाकर अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, वहां पर उनकी पिक्स डाल रहे हैं कि हाँ इंजॉइंग इन मालदीव, और ये सारी चीजें मतलब सोचने वाली बात है ना कि देश में क्या चल रहा है, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और वो एंटरटेनमेंट की बेसिकली वो है। तो वही बात होगी कि सामने किसी की डेथ हो गई, उसकी मैयत जा रही है, और तुम क्या कर रहे हो वहां पर अपना फुल वॉल्यूम में डीजे बजाकर तुम डांस कर रहे हो। ठीक है, तो गलत चीज है, वो थोड़ा सा मतलब सोचना चाहिए इसके बारे में। मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है आप लोग इसे सहमत न हो, तो ऐसी बात नहीं है। आप लोग अगर सहमत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग कि हाँ सहमत नहीं है। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का यूके कैरियर जो स्ट्राइकर ग्रुप है उसके बारे में बात की जा रही है। तो स्ट्राइकर ग्रुप जो है यहाँ पर, इसके चलते अगर बात करें तो यहाँ पर अभी कई सारे एरिया में जो इनके द्वारा, जैसे कि जापान हो गया, ये इंडिया हो गया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया हो गया, सिंगापुर हो गया, तो कई सारी विजिट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन है, और यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी यूके के बारे में, तो यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला। अभी यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर अभी बाहर निकला, यहाँ पर ये बेसिकली इसके अंदर 28 कंट्री हुआ करती थी, ये बाहर निकल गया, तो 27 कंट्री यहाँ पर बच गई हैं अभी। तो आगे आने वाले टाइम में कैसे चीजों को लेकर चलेंगे वो तो देखने वाली बात होगी। तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा यहाँ पर अभी एक स्ट्रेटेजिक फोकस प्रेजेंस और इसी के साथ में इंडो पैसिफिक जो पॉलिसीज अभी लाई गई हैं, तो यूरोपियन यूनियन ने अपनी पॉलिसी ला दी, अब यूके बाहर निकल गया। अब यूके तो यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी फॉलो नहीं करेगा, तो वो अपने लेवल पर किस तरीके से जो इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर चल रहे हैं उसके ऊपर फोकस दे रहा है। ठीक है, वो ये ना कि परिवार से अलग हो गए हो तो अब तुमको अपने हिसाब से अपनी जिंदगी चलानी पड़ेगी, दिक्कत आ रही तो अपने आप देखनी पड़ेगी। एम क्या है? एम तो बेसिकली है कि ताकि स्टेबिलिटी बनाए रखे, सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी रहे यहाँ पर, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखने को मिले पर्टिकुलर रीजन का। तो जो यहाँ पर कैरियर जो स्ट्राइक जो ग्रुप है यहाँ पर, जिसको सीएसजी बोला गया है, ये फॉर्म किया गया स्पेसिफिक मिशन के लिए रेदर देन एक प्लेटफॉर्म की तरीके से। यानी कि एक मिशन है, ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, एक मिशन की तरीके से यहाँ पर काम होगा। ये जो बेसिकली पार्ट है एक तरीके से, जैसे कई सारे डिस्ट्रॉयर वगैरह हैं या फ्राइगेट्स जैसे सबमेरीन है यहाँ पर, ये जो लॉजिस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता हो आप लोग यहाँ पर नजर आएगा पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है, तो अगर बात करें तो प्रोवाइड कराएगा यहाँ पर जो बेसिकली प्राइमरी जो ऑफेंसिव एयर पावर है, तो वो भी यहाँ पर प्रोवाइड कराता हुआ नजर आएगा। तो कई सारी बातें हैं इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिले। इसको यहां पर अभी बोला गया कि जो यूके का कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप है यहाँ पर बेसिकली ये लेड किया जा रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर के द्वारा, जिसको बोला जा रहा है HMS क्वीन इलिजाबेथ। HMS क्या होता है? ये HMS इसको बेसिकली बोलते हैं हिज या फिर हर मैजेस्टी शिप। ठीक है, तो ये बेसिकली इनकी जो क्वीन है उससे रिलेटेड या फिर कोई कल को किंग बनता है तो हिज और हर दोनों लगा दिया गया है, तो H लगा दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये नॉर्मली अगर बात करें यहाँ पर तो ये डिप्लॉय किया जाएगा यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक टू पैसिफिक वाले रीजन में।
तो जो CGS है यहाँ पर ये यानी कि यूके का जो करियर स्ट्राइक जो ग्रुप है यहाँ पर ये आज की डेट में लगभग 70 के करीब इंगेजमेंट रहेगी इसकी लगभग 40 नेशन के साथ में। यानी कि यूरोपियन यूनियन तो अपने आप करेगी जहां जहां पर उसको काम करना है, ये अलग से अपने आप ये यहां पर लीड करके चल रहे हैं। अगर इंडो पैसिफिक रीजन में यानी कि इंडिया और पैसिफिक ओशन का जो रीजन है उसमें अगर बात करेंगे तो कोरिया, जापान और इंडिया, तो ये पर्टिकुलर रीजन जो है इनके साथ में यहां पर ये अच्छे से रिपब्लिक ऑफ कोरिया बोलते हैं तो इसका मतलब होता है साउथ कोरिया, ठीक है। अगर नॉर्मली बोलेंगे तो नॉर्थ कोरिया, तो इसका मतलब नॉर्थ कोरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर बात की जाए जो यूके है वो कमिटेड है यहां पर मोर तरीके से अगर डिफेंस और सिक्योरिटी को लेकर इस पर्टिकुलर रीजन में, तो ये भी जरूरी है। इंगेजमेंट रहेगी सिंगापुर, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान और इंडिया के साथ में, तो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा यूके की सिक्योरिटी रिलेशन के लिए, टाइट करेगा पॉलिटिकल टाई और सपोर्ट करेगा एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल ट्रेड एजेंडा भी। तो ये एक इस लेवल पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग यहां पर याद रखिएगा, अगर यूके के बारे में बात करें तो यूके के अंदर आता क्या क्या है। यूके के अंदर आता है नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है और इंग्लैंड आता है। इसीलिए इसका पूरा नाम रखा गया यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो कई सारे किंगडम यानी कि राज्य को यूनाइट करके बनाया गया, इसीलिए इसका नाम यूनाइटेड किंगडम रख दिया गया। अगर कोई बोले कोई आप लोगों से यहां पर बोले ये पर्टिकुलर रीजन अलग अलग आप यहां पर देख रहे हैं, ग्रेट ब्रिटेन आप लोगों से बोले तो ग्रेट ब्रिटेन में आते हैं यहां पर स्कॉटलैंड, वेल्स और यहां पर इंग्लैंड। यानी कि यहां पर जो आप लोग का ये ना ये नॉर्दर्न वाला रीजन है ये आप लोगों का यहां पर अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझिएगा। तो इनमें कई बार डिफरेंस था। इंग्लैंड एक पर्टिकुलर राज्य है, इंग्लैंड कंट्री नहीं, एक पर्टिकुलर राज्य है यहां पर ये, ठीक है। जो लंदन आप लोग यहां पर देख रहे हैं वो है कैपिटल। अब आयरलैंड अगर बोले तो आयरलैंड पूरा अगर बोले तो आयरलैंड में यहां पर नॉर्दर्न आयरलैंड भी आता है और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी आता है। पर लेकिन आज की डेट में अगर देखें आयरलैंड फिजिकली यानी कि ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो आयरलैंड आइलैंड का पार्ट है, पर लेकिन यहां पर यूके का कंट्रोल है, तो इसलिए यहां पर ये फिजिकली तो ऐसे है यहां पर कि ये आयरलैंड का पार्ट है, पर लेकिन अगर पॉलिटिकली आप लोग बात करेंगे तो पॉलिटिकली ये किसका पार्ट है, ये है यहां पर ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट। और जब इस सबको मिला देते हैं यहां पर तो इसको बोलते हैं ब्रिटिश इसलिस, यानी कि ब्रिटेन के जो आइलैंड है उसके बारे में बात की जा रही है। यहीं पर ही अगर बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो एरिया है, इनमें कंफ्यूजन आप लोग कई बार हो जाता है जिसको आप लोग को याद रखना है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर बन जाए तो याद रखिएगा, ओके। तो ये है पर्टिकुलर इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होगी। तो यहां पर अभी जो बात की जा रही है, अगर ये यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया यूके, तो यहां पर ये वाले बीच में डिवीजन आ गया। यूरोपियन यूनियन का पार्ट था तो आराम से घूमते रहते थे, जिसको जहां जाना है जाते रहो, कोई नहीं रोकने वाला है। पर लेकिन अब ये अलग पार्ट हो चुका है यहाँ पर, तो अब ये दिक्कत आ रही है यहाँ पर, तो उसको लेकर भी कई सारे मुद्दे इनके सामने आते हैं निकल कर, ठीक है। इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहां पर बात की जा रही है नेशनल न्यूज के बारे में, और ये बात की जा रही है यहां पर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। शॉर्ट फॉर्म में इसको CSR बोलते हैं आप लोग यहां पर, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका बेसिक मतलब क्या होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो कंपनी है हमारी कंट्री में उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ यहां पर पैसा दें या फिर कुछ कंट्रीब्यूशन दें। तो अलाउ करता है कॉर्पोरेट एक्सपेंडिचर, जैसे कि अगर वैक्सीन बनानी है आज के डेट में, ठीक है, उसमें ये अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे, ठीक है। इसी के साथ में जैसे कि कोई काम कुछ करना है उसमें कंट्रीब्यूशन दे। तो अभी यहां पर ये बोला गया कि जो कंपनी के अंदर इंप्लॉई है, यानी कि अगर कोई कंपनी है उसमें 1 लाख इंप्लॉय काम कर रहे हैं, 50,000 इंप्लॉय काम कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, अब उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कुछ ना कुछ वो कंट्रीब्यूशन करें। तो अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी जो है अपने इंप्लॉय को वैक्सीनेट कर रही है, दवाई प्रोवाइड कर रही है, बीमार हो गए तो उसका ट्रीटमेंट करा रही है, तो इसको कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की स्पेंडिंग की कैटेगरी में कवर करना चाहिए कोविड-19 के चलते। तो कई सारे एक्सपर्ट के द्वारा यह सजेशन दिया गया है। मतलब क्या है, अगर कंपनी का कोई इंप्लॉय है अगर वो बीमार हो जाता है और कंपनी उसके ऊपर खर्चा करती है, तो ये समझ लेना चाहिए कि उसने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर पैसा लगा दिया है। तो ये यहां पर इनके द्वारा सजेशन दिया जा रहा है। तो ये सजेशन सही भी हो सकता है और ये सजेशन के नेगेटिव भी मिसयूज भी हो सकता है। जैसे कि अगर बात करें, कंपनी जो है कई सारे एम्प्लॉय को बोल दे कि आप लोग जो है मतलब उनको कुछ पैसा दे उनको, और बोले कि ठीक है कि एक सर्टिफिकेट बनाकर तैयार कर दे ताकि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में उनको पैसा ना देना पड़े। ऐसी हरकतें कई बार देखने को मिलती है। अभी कमेंट किया गया था एक बच्चे के द्वारा कि ये नॉर्मली ऐसी न्यूज मुझे नहीं बतानी चाहिए, पर लेकिन एक बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया था, याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट कौन सी वीडियो के नीचे था। ये बोला कि सर मेरा एक पड़ोसी है वो पुलिस में है, राज्य का नाम भी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ठीक है। पर लेकिन कई सारे होते हैं ऐसे लोग यार, रिलेटिव में मैंने देखा है, मतलब इस तरह की चीजें सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं कि वो गलत तरीके से भी मतलब मुझे कि बस अपना जिंदगी के मजे करने हैं। उसने क्या किया, उसको कोरोना की बीमारी नहीं थी, पर लेकिन अपना कोरोना का सर्टिफिकेट बनवा लिया, वो पर्टिकुलर जॉब कर रहा था वहां से छुट्टी लेने के लिए ताकि उसको घर पर ही होम क्वारंटाइन कर दिया जाए। तो ऐसे भी लोग आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यही बात है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका मिसयूज ना हो जाए, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझना है। तो अंडर करंट अगर CSR नॉर्म्स के बारे में आप लोग बात करते हैं तो कंपनी आर
नॉट परमिटेड टू काउंट एक्सपेंडिचर, जो यहाँ पर आज की डेट में अगर वेलफेयर के लिए कोई एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर वो खर्चा कर रही है तो वो इसमें काउंट नहीं होगा। अगर इसमें काउंट होने लगा तो फिर जो बाहर उनका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो काम नहीं करेंगे। तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये कॉर्पोरेट का इनिशिएटिव या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कि इन्वायरमेंट पर जो इंपैक्ट पड़ रहा है सोशल वेलफेयर के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो ये आउटसाइड द कंपनी जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बारे में बात की जाती है। तो इसको कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट बनाना है। कॉन्सेप्ट जो है सीएसआईआर का, ये हमारी कंट्री में जो कंपनी एक्ट है 2013 का, उसके अंदर जो क्लोज 135 है यहां पर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, ठीक है। और इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री है जहां पर इसको मैंडेटरी कर दिया गया कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को कि आप लोगों को यहां पर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी। ये क्या सबके ऊपर इंप्लीमेंट होती है सारी कंपनी के ऊपर? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग कंपनी बना लेते हैं और स्टार्टिंग में छोटी कंपनी है तो आप लोगों को यहां पर ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। पर हां, अगर एनुअल जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ का है तो ये या फिर उससे ज्यादा है तो ये इंप्लीमेंट आप लोगों के ऊपर होगा, ठीक है। यानी कि एक बड़ी कंपनी होनी चाहिए, यानी कि किसी ने छोटा सा काम स्टार्ट किया उसी के ऊपर आप लोग ये लगा दो। जिसको टर्नओवर का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, इसका बेसिक मतलब है कि अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में बात करें तो एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, मान लीजिए 1 साल ले लिया, तो कितनी सेल उसने की है, ठीक है, तो कितना टर्नओवर उसका आया, बताइए 1000 टर्नओवर हो गया उसका, इतने पैसे कमा लिए, तो 1000 करोड़ रुपए यहां पर ये टर्नओवर है उसका। नेट वर्थ जो उसकी वो 500 करोड़ रुपए कम से कम उसकी नेट वर्थ हो, ठीक है, या फिर उसका जो प्रॉफिट हो, ठीक है, वो लगभग 5 करोड़ रुपए उसका प्रॉफिट हो अगर यहां पर अगर बात की जाए तो वो कंपनी जो है वो सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की कैटेगरी में आती है। उसको क्या करना होता है, उसको अपना बेसिकली 2% यहां पर जो प्रीवियस 3 ईयर है, ठीक है, उनका जो जिसमें इसको एवरेज जो प्रॉफिट निकला है उसका 2% उसको यहां पर ये कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में लगाना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। यहां पर जो यहां पर कंपनी है वो सेटअप करती है सीएसआर कमेटी ताकि कहां कहां पर पैसा देना है उसको डिसाइड कर सके। तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी भी यहां पर आती है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो मॉनिटर भी करते हैं इसको ताकि यहां पर पता चल सके टाइम टू टाइम कि पैसा कहां जा रहा है। ऐसा ना हो कि ये अपने फायदे के लिए यहां पर बेसिकली काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर वे में उसको इंप्लीमेंट किया जाए। तो एक तरीके से बोला जाए यहां पर तो कमिटमेंट इन्वॉल्व, एक तरीके से कमिटमेंट होना चाहिए प्रॉपर क्या लेके चलना है, ठीक है। तो कमिटमेंट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। यहां पर इन्वॉल्वमेंट के लिए क्या एक्शन लेना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखना है। तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब अपना तो फायदा करना ही करना है, तो आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ अच्छा कर यहां पर छोड़कर जाएं, कुछ इस तरीके से चीजें लेकर चलनी है। ये नहीं कि अपना फायदा कर लिया बाकी हमको किससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको जो करना है वो करता रहे, तो वो वाला मुद्दा नहीं होना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखिएगा। बाकी जो सीएसआर एक्टिविटीज हैं अगर उनको बात करें तो यहां पर शेड्यूल जो 7 है जो कंपनी एक्ट उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर कहीं पर इरेडिकेट करना है पॉवर्टी को यानी कि गरीबी को मिटाना है, अगर प्रमोशन करना है एजुकेशन का या फिर जेंडर इक्वलिटी का या वुमेन इंपावरमेंट के लिए आप लोग उसको खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस और एक्वायर्ड जो इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जो है या फिर अदर कोई डिजीज है उसके लिए आप लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को अच्छा बनाना है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं, जैसे मैंने जल्दी में पढ़कर आप लोगों को सारी बातें सुना दी, आप लोगों ने एक चीज ध्यान दी, यहां पर किस किस ने ध्यान दी बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा, ठीक है। आप लोगों से मैं पूछूं कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, और इसी के साथ में अगर बात करें एचआईवी की फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग बताइए। जाने अनजाने में अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी अगर आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना होगा तो आप लोग देखिएगा मैंने पढ़ दिया इसको, मैंने जानकर शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा था, ठीक है। तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो है यानी कि एचआईवी, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी जो सिंड्रोम है यानी कि यह एड्स, ठीक है, AIDS, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये जो बीमारी होती है और जो यहाँ पर वायरस है उनके लिए काम करते हैं, अगर यहाँ पर उसके लिए भी पैसा देते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझिएगा, इस तरीके से ध्यान से सुनते हैं चीजें तो लंबे समय तक याद रह पाती हैं। ऐसा नहीं कि बस बिल्कुल आनंद फानंद में बस मोटे मोटे तौर पर सुन ली कि हाँ। कई सारे ना मैंने ऐसे भी देखे हैं, एक तो होता है कि बच्चा है कि प्रॉपर वे में वीडियो को सुन रहा है, ठीक है, अच्छे से चीजों को फॉलो कर रहा है, रिवाइज कर रहा है चीजों को, ठीक है, अपने प्रॉपर नोट्स बना के रख लिए उसने। एक तो वो बच्चा है, एक वो बच्चा है जिसको ये लग रहा है कि यार वीडियो आ गई है, एक वीडियो सुननी है और आज का काम खत्म करना है, ठीक है। तो सेकंड वाली कैटेगरी जो है उसमें नहीं पढ़ना है, काम खत्म नहीं करना है, चीजें सीखनी भी हैं ताकि आप लोग उसको याद रख सको, आप लोग उसको इंप्लीमेंट कर सको और एग्जाम में फायदा हो सके। तो ये इसका बेसिक पर्पज है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर कॉर्पोरेट जो कंट्रीब्यूशन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंदर या फिर कोई एनी फंड जो सेटअप किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पर जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेज या दूसरी माइनॉरिटी ग्रुप के वेलफेयर के लिए। अगर टाइम टू टाइम गवर्नमेंट कोई फंड यहां पर सेटअप कर रही है
तो आप लोग उसमें भी पैसा दे सकते हैं। ये कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है पूरा फंडा। मुझे लगता है कि अब आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो यार जरूर बताया करो, जो भी टाइम मिलेगा उनका आंसर दिया जाएगा, या फिर जो भी चीजें रहती हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, और आप लोग को अब तो छूट भी दे रखी है, आप लोग कोई भी लेक्चर देखा करें उसके नीचे रेट दिया करो। ठीक है, कि ये लेक्चर को अगर 10 नंबर का आप लोग माने तो 10 में से कितने मार्क्स दे रहे हो, और जो मार्क्स आप लोगों ने काटा है उसको भी प्लीज रिक्वेस्ट आप लोगों से एक्सप्लेन कीजिएगा, ताकि मैं उसको इंप्रूव कर सकूं कि हाँ ये मार्क्स काट लिया है। ठीक है, तो मार्क्स कितने दिए गए और क्यों मार्क्स काटा गया है वो जरूर बताना, ये एक तरीका फीडबैक होगा मेरे लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, स्टेट के बारे में बात करते हैं। स्टेट की बात की जा रही है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा अभी एक स्पेशल टास्क फोर्स के बारे में बात की जा रही है, जो कि आइडेंटिफाई करेगी राज्य के अंदर जो भी इंप्लॉय हैं, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो भी गवर्नमेंट इंप्लॉय हैं वो अपना काम ढंग से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, या फिर कुछ उल्टी सीधी हरकतें करा रहे हैं, तो उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। मान लीजिए कोई एक टीचर है पर्टिकुलर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, एक तो टीचर है कि प्रॉपर बच्चों को पढ़ा रहा है, उनके फ्यूचर के भविष्य को एक उज्जवल भविष्य बनाने का काम कर रहा है। एक टीचर ऐसा है जो कि चिड़ा बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, उनको गलत गलत चीजें बता रहा है कि गवर्नमेंट कुछ भी अच्छा नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ने गलत कर दिया, तुम लोगों को भी हथियार उठा लेने चाहिए, पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा है, क्या करोगे पढ़कर, उनको भड़का रहा है। तो एक वो टीचर है, तो उस टीचर को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि उसका भविष्य तो पता नहीं कैसा है, पर बच्चों का भविष्य वो अंधकार में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसके लिए यहां पर ये स्पेशल टास्क फोर्स बना गई है, ताकि गवर्नमेंट जो इंप्लॉय है वो ऐसी कोई हरकतें करते हुए नजर न आए। स्पेशल जो टास्क फोर्स है यहां पर, तो एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस जो है सीआईडी J&K के, वो यहां पर आप लोगों को चेयरमैन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कि प्रॉपर एक टास्क फोर्स आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, जो कि ढंग से यहां पर काम करती हुई नजर आएगी। ऐसा नहीं है कि आनंद फानन में बना दी गई है, ये यहां पर प्रॉपर वे में चीजों को बनाया गया ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है IGP। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म पता है इसकी, पता है नहीं पता है चलिए तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, यहां जब ये पढ़ा दूंगा यहां तक का तब बताता हूं। ठीक है, तो ये IGP जो है रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे बेसिकली होम डिपार्टमेंट के, और कई सारे मेंबर भी रहेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस मेंबर रहेंगे, पार्लियामेंट्री अफेयर से रिलेटेड रहेंगे, और भी कई सारे डिपार्टमेंट के मेंबर आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, जो कि इसके ऊपर फोकस करेंगे कोई गलत दुर्घटनाएं तो नहीं घट रही है यहां पर। ठीक है, अगर बात करें यहां पर जो स्पेशल टास्क फोर्स है ये स्क्रूटनी करेगी जो भी इंप्लॉय है उनके, और अगर कोई गलत काम करता है तो हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल है जिसको आर्टिकल 311 बोलते हैं, तो ये पावर देता है कि आप लोग ऐसे इंसान को जो है वो उठाकर बाहर फेंक सकते हैं अगर कोई ऐसी हरकतें करता है तो। ठीक है, लिख दिया IGP की फुल फॉर्म, इसको बोलते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, IGP इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ओके, आगे चलते हैं। टास्क क्या है, टास्क ये कि कंपाइल करेगा रिकॉर्ड, अगर कोई ऐसे इंप्लॉय हैं इनके चुन चुनकर उनको इकट्ठा करेगा और फिर उनके ऊपर हथकंडे अपनाए जाएंगे। अगर आगे हम लोग बात करें यहां पर, तो एक तरीके से यहां पर टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप भी देखने को मिलेगा, जो आइडेंटिफाई करेगा ऐसे इंप्लॉय को कोई ऐसी हरकतें न करें, ताकि अगर ये इंप्लॉय जो हैं इनके अगर पास्ट को देखा जाएगा ढंग से, तो ऐसा ना हो कि कोई इस तरीके से गलत यहां पर, जैसे कि कश्मीर में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए इनके चलते, तो ऐसी कोई हरकतें देखने को नहीं मिले। संविधान के अंदर जो आर्टिकल 311 यानी कि 311 का जो क्लोज बी, जो क्लोज 2 है यहां पर, ये याद रखिएगा, यहां पर 311 क्लोज 2 के बारे में बात की मैंने, तो इसमें क्या बोला गया है, ये यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर बात करें तो इसमें बात की जा रही है कि नो सच पर्सन, अगर किसी पर्सन के बारे में बात करें तो उसको डिसमिस नहीं करना है। एक तो वो पर्सन है कि कोई हरकतें कर रहा है, ठीक है, अगर कोई किसी के ऊपर ऑलरेडी चार्ज ले लिया गया है तो उसको आप लोगों को डिसमिस नहीं करना है, पर लेकिन अगर किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा है अब तक, उसको आप लोग डिसमिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यह है कि आप लोग उस पर्सन की इंक्वायरी होगी इस तरीके से देखेंगे, और फिर यहां पर रीजनेबल चीजें देखकर आप लोग यहां पर अगर कोई है तो उसके खिलाफ जो चार्ज होगा उसको आगे लेकर चला जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कुछ छूट भी यहां पर दी गई है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी को ऑलरेडी यहां पर डिसमिस कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, उसकी रैंक को रिड्यूस कर दिया गया, तो उसमें आप लोग फर्दर वो चीजें अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, प्रेसिडेंट या गवर्नर ने बोल दिया कि इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, तो उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होगी। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि कुछ छूट भी यहां पर दी गई है, पर लेकिन यह है कि हाँ ये इंप्लीमेंट होना है, ताकि ये जो हरकतें चल रही हैं उन हरकतों को यहां पर रोका जा सके। तो एक सही एक्ट है, देश के अंदर शांति बनाए रखने के लिए जरूरी भी है अगर देखा जाए, क्योंकि सिचुएशन जो है वो कई बार इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो उस टाइम पर यहां पर ये ऐसी चीजें जरूरी हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग ही क्या राय हैं, अगर आप लोगों से पूछे इसके बारे में सही है या फिर गलत है, आप लोग इसको कैसे देखेंगे, अगर आप लोगों से इसके बारे में सजेशन मांगा जाए तो आप लोग अपनी राय जो है वो बता सकते हैं। ओके, आइए आगे चलते हैं, हेल्थ के बारे में हम लोग बात करेंगे। हेल्थ का जो मुद्दा है ये बात कर रहे हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस होता है बेसिकली, उसके बारे में अगर आप लोगों से बात करें तो अभी रिसेंटली कोविड-19 के चलते ये लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है ये और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये कोविड-19 के केसेस में और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाली प्रॉब्लम जो है
और ज्यादा केसेस को बढ़ाने का काम कर रही है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को अगर मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो आप लोगों की बॉडी जो है वो एक ऐसे तरीके से हो चुकी है कि अगर कोई भी दवाई आप लोगों की बॉडी में जाती है तो वो उसको रेजिस्ट करती है और यहां पर उसका कोई असर आप लोगों की बॉडी पर देखने को नहीं मिलता है। तो एंटी माइक्रोबियल जो है यहां पर एक तरीके से इसमें जो वर्ड यूज किया गया एंटी माइक्रोबियल, ये स्टोवर्डशिप, तो यहां पर एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड जो प्रोग्राम है यहां पर ये प्रमोट करता है कि कैसे एंटी माइक्रोबियल जो एंटीबायोटिक है, ठीक है, उसको कैसे कम आप लोगों को उसको यूज करना है, कम इंप्रूव करना है पेशेंट्स जो आउटकम है यहां पर रिड्यूस करना है माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और डिक्रीज करना है अगर कोई इंफेक्शन फैल रहा है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की वजह से, यानी कि कई सारी दवाइयां दी जा चुकी है पर लेकिन बॉडी रेजिस्ट कर रही है, ऐसी बॉडी की हालत हो चुकी है। तो उसको अंडरस्टैंड करके इस चीज को रोकने की कोशिश की जानी है, तो उसके ऊपर यहां पर ये काम कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से सिचुएशन को बॉडी को सही करने की कोशिश इसके थ्रू की जा रही है ताकि अगर कुछ भी काम किया जाए तो उसको ढंग से टैकल किया जा सके। तो ये जो एंटी माइक्रोबियल जो यहाँ पर स्टोवर्डशिप है, यहाँ पर ये एक तरीके से कहीं ना कहीं एक सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, ताकि यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है वो और ज्यादा ग्रेव होती हुई नजर न आए, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जाए, खासकर कोविड-19 के जो मरीज हैं उनको ध्यान में रखते हुए। इनडायरेक्टली डिटोरेटेड हो जाते हैं इकोनॉमिक कंडीशन की, कई सारे ऐसे हैं कि पोवर्टी की ओर बढ़ जाते हैं अगर और ज्यादा बीमारी देखने को मिलती है और इंपैक्ट करते हैं कई सारे लेवल पर रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये थ्रेट बना हुआ है काफी लार्ज स्केल पर जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है ये एक जो आप लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कोई जो फंगी हो सकता है एक तरीके से, या फिर पैरासाइट हो सकता है जो बॉडी में आप लोगों को यहाँ पर इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस होती है, एंटीबायोटिक या एंटी फंगल या फिर एंटी वायरल या फिर एंटी जो मलेरियल कोई ऐसी दवाई आप लोग यूज करते हैं या फिर यहाँ पर कोई ऐसी दवाई अगर आप लोग यूज करते हुए नजर आते हैं तो नॉर्मली क्या काम होता है, ये ड्रग तो यूज की जाती है पर कई बार जब ड्रग जो है दवाइयां जो है अगर वो इंपैक्ट डालना बंद कर दे तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि बॉडी में जो रेजिस्टेंस है वो काफी लार्ज स्केल पर बढ़ चुका है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट होता है वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह कि जो ट्रीटमेंट बॉडी को दिया जा रहा है बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है तो वो दिक्कत आप लोगों के सामने निकल कर आएगी। तो इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता चला जाएगा क्योंकि दवाइयां बॉडी में काम नहीं कर रही है। तो एट द एंड ऑफ द डे जो इंसान जो है वो इस दुनिया में नहीं रहेगा अगर ये चीजें बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर ये डेवलप रहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और ये रेफर किया जाता है इसको सुपर बग का भी इसको नाम दिया जाता है। तो आज की डेट में हम लोग जितना नॉर्मल हो गए हैं इन चीजों को लेकर तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हुई चीजें नजर आती हैं। कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे भी हैं जो कि प्रेजेंस रहते हैं और रजिस्टर करते हैं एक तरीके से जो जीन्स होते हैं बॉडी के अंदर में और ठीक है और सर्वाइव करते हैं काफी लंबे समय तक भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि एंटीबॉडी बॉडी के अंदर आने के बाद भी, ठीक है, एंटीबायोटिक आने के बाद भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस एक्वायर कर लेते हैं। यानी कि आप लोग देखिए समझने का मुद्दा है, थोड़ा सा समझिएगा एक मिनट। एक पर्टिकुलर बच्चा है, इस बच्चे को इसके पेरेंट जो है उसे एक थप्पड़ मारते हैं, ठीक है, एक थप्पड़ मारकर छोड़ देते हैं। तो यहां पर उसने कोई गलती की, उसका एक थप्पड़ लग गया, ठीक है, इसको लगा कि ठीक है ये गलती करने से थप्पड़ लग जाता है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो गलती न करे, ठीक है। पता चला दूसरी गलती की, उस पर भी एक थप्पड़ लग गया, ठीक है। अब फिर उसको पता चला अच्छा ये वाली भी गलती नहीं करनी है। एक होता है थप्पड़ मारना, एक होता है समझाना। अब पता चला इसको हर जगह थप्पड़ाया जा रहा है तो इसको पता चल गया कि तुम कुछ भी करो तुमको पिटना ही पिटना है। तो अब इसको ये तो समझ में आ गया ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक थप्पड़ लग लेगा, ये उस गलती को फिर करेगा, फिर से एक थप्पड़ मार दिया, फिर गलती करी, फिर से 2 थप्पड़ मार दिए। अब इसको लग रहा है कि एक थप्पड़ लग ही रहा था, एक थप्पड़ और लगना स्टार्ट हो गया तो क्या दिक्कत बन रही है। तो यानी कि इसको पिटने की आदत बन चुकी है पर लेकिन ये गलती छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वही काम करते हैं यहाँ पर ये रेजिस्टेंस, यानी कि पहले जो दवाई दी उससे इलाज नहीं हो रहा है, अब और दवाई दो, कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि उससे भी इलाज होना बंद हो जाए। तो बॉडी में ऐसी रेजिस्टेंस पावर ये क्रिएट कर देता है। कई सारे रीजन आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे पर 2 वे है नॉर्मली अगर बात की जाए। जो ये शेयरिंग और जो ट्रेड जो यहां पर ट्रांसफर होता है रेजिस्टेंस, ये जीन के थ्रू भी होता है, ठीक है। यानी कि जो पॉपुलेशन है यहां पर अगर बात करें तो यहां पर बात की जा रही है जो रेजिस्टेंस जो जीन है यहां पर ये प्रेजेंट रहते हैं तो यहां पर वो भी ट्रांसफरिंग का भी काम करते हैं, ठीक है। इसी के साथ में जीन जो है म्यूटेट करते हुए नजर आते हैं, जैसे कि आप लोग बोले कि अभी जो कोरोना वायरस का जो म्यूटेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होती नजर आती है। तो हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को या फिर जो यहां पर बेसिकली इस तरीके से सर्वाइव जो एंटीबायोटिक एक्सपोज को भी फिर भी झेल जाते हैं। रीजन जो स्प्रेड होने के मेनली अगर देखा जाए तो वो क्या है, आप लोग क्या करते हैं, सर में दर्द हुआ कोई एंटीबायोटिक ले ली, ठीक है, पेट में दर्द हुआ एंटीबायोटिक ले ली, तो उनके लिए प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लिए बिना ही आप लोगों ने काम कर दिया। खेतों में हम लोग गेहूं उगा रहे हैं, गन्ना उगा रहे हैं, दबाकर उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें हम लोग उल्टी सीधी दवाइयां डाल रहे हैं, ठीक है।
ताकि कीट पतंगे न लग जाएं। कीट पतंगे न लगे या ना लगे, पर लेकिन हमारी जिंदगी जरूर बर्बाद हो रही है उन चीजों से। आज के में छोटे छोटे बच्चों की आंखों पे चश्मे चढ़ जाते हैं, जरा जरा सी उम्र में बाल सफेद हो जाते हैं। ये सारी चीजें निकल कर कहां से आ रही है? जो हम लोग हरकतें कर रहे हैं उसी से देखने को मिल रही है। कॉन्टेमिनेशन देखने को मिलेगा आप लोगों को, जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है वहां पर कई बार वहां पर कॉन्टेमिनेशन हो जाता है, गलत तरीके की चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं। तो उसमें भी कई बार ऐसी एक्टिविटी होती नजर आती है, बनाया कुछ और बन गया कुछ, जिसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है जिसको हम लोग को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। इकोनॉमी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, और जो बात की जा रही है मेनली ये है एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, जिनको बोलते हैं एआरसीज। तो इसके बारे में समझेंगे और आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आएगी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर अभी एक आरोप लगाया गया है कि टाइम टू टाइम हमारी कंट्री में एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी है वो बनाई जाती है एआरसी, और वो कई बार जिस तरीके से हमारी कंट्री में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीए बढ़ रहा है, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज है उनके अंदर जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, या फिर बैंक के अंदर, उसके हिसाब से ये अपना काम नहीं कर रही है, उसके सिंक्रोनस वे में ये काम करती नजर नहीं आ रही है। ठीक है, तो कई सारी टेक्निकल टर्म आ गई, पहले आप लोग इनको समझिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, इसको आप लोग जानते हैं। दूसरा टर्म बोला गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आप लोगों ने किसी को पैसा दिया, 10,000 रुपए उधार दे दिया आप लोगों ने, वो आप लोगों को मान लीजिए 2 रुपए इंटरेस्ट दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। एक टाइम ऐसा हो गया इंटरेस्ट आना बंद हो गया, और इवन आप लोगों का जो मूल है वो भी आप लोगों को लग रहा है कि मूल भी आप लोगों का मर गया, बर्बाद हो गया। तो यहां पर आप लोग कैसे करेंगे? जैसे तैसे आप लोग क्या करें, आप लोग उसके घर पे गए और उसकी मोटरसाइकिल उठाकर ले आए, ठीक है, और यानी कि तब तक पैसे दे वरना मोटरसाइकिल तो उसको नहीं मिलेगी। तो ये इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, उसको बेचकर उससे अपना पैसा जो है वो रिकवर कर लोगे। तो ये बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या हो गया, 10,000 रुपए आप लोगों के नॉन परफॉर्मिंग हो गए जो आप लोगों ने दिए, वो इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट, मूल भी वापस नहीं आया, तो इसको बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है बैंक में और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर भी, जो कि यहां पर लोन देने का काम करती है। अभी कंडीशन क्या है, अब आप लोग समझिएगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है। ये जो आप लोग यहां से ये बेसिकली इसकी जो मोटरसाइकिल उठाकर लेकर आए हैं, तो यहां पर ये क्या काम करती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये स्पेशलाइज्ड बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बाई करती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि बैंक से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बाई करती हैं। यानी कि आप लोग बोलो कि भाई साहब 10,000 रुपए इसने नहीं दिए, तो ये उसको रिकवर करने का काम करेगी, यानी कि ये यहां से रिकवर करने का काम करेंगे ताकि वो बैलेंस शीट है उसको क्लियर किया जा सके। उसके बदले में अपना बीच में कुछ परसेंटेज ले लेती हैं ये काम करने का। तो ये कंपनी बनाई गई है ताकि जो बैंक है वो अपने मुद्दों पर फोकस दे सके। बैंक को भाई साहब दुनिया भर की स्कीम इंप्लीमेंट करनी है, आप लोग अपना पैसा रख रहे हैं, वो सारी चीजें देखनी है, क्या क्या चीजें हैं और दुनिया भर का काम है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो पढ़ाने के साथ साथ में और कोई ऐसा सिस्टम स्टार्ट हो जाए मेरे साथ में, ताकि पढ़ाई पर मेरा फोकस न रहे, उसके ऊपर काम देना ज्यादा पड़ जाए। यानी कि मान लीजिए पढ़ाना छोड़कर मैं पूरे दिन अगर कोई ऐसा दूसरा काम करता रहूं यहां पर, ठीक है, कि मतलब पढ़ाने में एक तरीके से पढ़ाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, पढ़ाना तो चाहता हूं पर पढ़ाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो यहां पर जो बैंक के एम्प्लॉय हैं वो पता चला इनके घर जा रहे हैं, यार पैसा दे दो, रोज बैंक का काम छोड़कर वहां पर पहुंचे हुए। तो ये सारा काम ये बोलते हैं कि हम कर लेंगे, तो आप लोग इसके चक्कर में न पड़ो। तो ये ऐसी दिक्कत आप लोग यहां पर दूर होती नजर आएगी इसके थ्रू। कुछ और बेसिक बातें, एनपीए आप लोग कब बोलोगे कि आप लोग का जो पैसा है वो एनपीए हो गया है? 90 दिन यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप लोगों को ना तो लोन मिल रहा है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है आप लोगों को, ना ही आप लोगों का मूल जो है वो गया, तो इसका मतलब यह है कि इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो यहां पर ओवरड्यू है 3 महीने तक का, तो इसका मतलब है कि एनपीए होने वाली है चीजें, ठीक है। तो 90 दिनों का टाइम दिया जाता है, तो बैंक जो है वो अपने काम पर कंसंट्रेट कर सके। तो इसके चलते यहां पर इसको यहां पर ये मुद्दा देखने को मिलता है। तो बैंक जो एक तरीके से यहां पर ये काम करता हुआ नजर आएगा ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो उसी के लिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। इनको जो बनाया जाता है ये है यहां पर, ये बेसिकली सरफाइसी एक्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल असिस्ट और इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो 2002 का ये आप लोगों को नजर आता है, जिसके बेसिस पर ये चीजें बनाई जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो याद रखेगा। लार्ज जो एआरसीज हैं, ठीक है, वो फॉर्म की जाती है, रजिस्टर की जाती है विद आरबीआई, जिसके चलते आरबीआई जो है पावर रखता है इनको रेगुलेट करने के लिए। तो इसीलिए आरबीआई जो है टाइम टू टाइम देखता रहता है कि हरकतें सही चल रही हैं या फिर उल्टी सीधी हरकतें पता चला यही करने में लगे यहां पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एआरसी जो इंडस्ट्री है ये एक इंडस्ट्री की तरीके से बन गई जब यहां पर असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है ये एक एक्ट लाया गया 2003 में कि हाँ ऐसी भी कोई कंपनी आप लोग बना सकते हैं जो बीच में ये एक तरीके से पैसे रिकवर करने का काम करेगी। तो ये जंप कर गई काफी 2008 से और 2016 में काफी लार्ज स्केल पर लेकिन जैसा रिजल्ट आना चाहिए एनपीए का वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसलिए आरबीआई ने बोला है कि इनको रिव्यू करो और देखो कि ये किस तरीके से काम कर रही है और क्या कंडीशन यहां पर बनी हुई है।
एग्रीकल्चर के बारे में यहां पर बात करते हैं तो क्या क्या बात की जा रही है यहां पर। एग्रीकल्चर में बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, यानी कि एग्रीकल्चर में अगर हम लोगों को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कोई ढांचा बनाना है, उसके लिए जो फंड है यहां पर ये क्रॉस कर चुके हैं यहां पर 8000 करोड़ मार्क, ठीक है, ताकि यहां पर डेवलपमेंट किया जा सके। सेवरल जो प्रोजेक्ट हैं वो अभी यहां पर कई सारे प्रोजेक्ट हैं कंट्री में चल रहे हैं और कई सारे जो हैं अभी अनलॉक नहीं हुए हैं। तो ये कैसी स्कीम है, पहले तो आप लोग ये समझिए, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर पैसा देती है एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए। अगर संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल में आप लोग जाएंगे, एग्रीकल्चर जो है वो याद रखिएगा वो स्टेट लिस्ट के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी कई सारे किसान जो है हमारी कंट्री में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये अभी प्रोटेस्ट कंटिन्यू है, तो उसके चलते भी यहां पर एक क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। तो ये एम है वो प्रोवाइड करने के लिए मीडियम से लॉन्ग टर्म जो लोन यहां पर प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि अलग अलग जो भी यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जैसे कि पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। पोस्ट हार्वेस्टिंग कैसे होती है, आप लोगों ने खेतों में अपने टमाटर लगाए, ठीक है, वो टमाटर आप लोगों ने पहले उगाए, फिर उनको टमाटर अब पक गए हैं, अब आप लोग उनको तोड़कर लेकर आ रहे हैं पेड़ से, ठीक है। वो जो टमाटर है अब आप लोगों को मार्केट तक पहुंचाने हैं, पर मार्केट काफी दूर है, तो आप लोग उसको बेसिकली कोल्ड स्टोरेज चैन में रखोगे, क्योंकि जल्दी खराब ना हो जाए, वेयर हाउस में उसको ले जाकर रखोगे, ठीक है, पैकेजिंग उसकी देखने को मिलेगी और फिर जाकर आप लोग उसको बेचोगे। तो वही सारी बातें यहां पर बताई गई है, तो उसको बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग, यानी कटने के बाद में फसल के कैसे ढांचा आप लोग बना रहे हैं, कैसी इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग तैयार कर रहे हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी यहां पर इसमें देखने को मिलती है, जिसके चलते सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज के थ्रू यहां पर ये काम होते हुए नजर आते हैं। तो ये फंड यहां पर यूटिलाइज किया जाता है ये पर्टिकुलर ढांचे को क्रिएट करने के लिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, जो ड्यूरेशन है फाइनेंशियल ईयर अगर बात करें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए 2020 से लेकर 2029 यहां पर रखी हुई है। अब फायदा किस किस को होगा, तो बहुत सारे किसानों को फायदा होगा, या फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, या पेस मार्केटिंग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ज्वाइंट अगर बात करें लाइबिलिटी ग्रुप हो गए, यानी कि ये वो सारे लोग हैं जो यहां पर काम करते हैं किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में किसानों के साथ मिलकर। फाइनेंशियल सपोर्ट की भी बात की जा रही है यहां पर 1 लाख करोड़ की, तो ये प्रोवाइड करेगी बैंक और फाइनेंशियल कंपनीज को भी, ताकि वो लोन प्रोवाइड करा सके जो एलिजिबल बेनिफिशियरी है, ठीक है। मोरिटोरियम जो रीपेमेंट का जो टाइम हो गया यहां पर, ये बेसिकली जो मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 2 साल का देखने को मिलेगा, ठीक है। लोन जो है यहां पर उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन देखने को मिलेगा, यानी कि जो लोन दिया जा रहा है उसमें 3% तक की छूट मिल सकती है, ठीक है। लिमिटेड क्या है 2 करोड़ तक की, ठीक है, 2 करोड़ तक का अगर आप लोगों ने लोन ले रखा है। इसी के साथ में मैक्सिमम जो पीरियड है वो 7 साल यहां पर दे दिया गया है इसके अंदर भी, यानी कि एक तरीके से अगर कोई ऐसा सिस्टम आप लोग स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं तो कुछ छूट भी यहां पर दे रखी है, जिसको आप लोग लेकर आगे चल सकते हैं। ओके, डिफेंस के बारे में यहां पर न्यूज है और बात की जा रही है KRI नानगला के बारे में, ठीक है। तो ये है क्या, ये एक सबमरीन थी यहां पर किसकी, इंडोनेशिया की, और रिसेंटली क्या हुआ, ये अभी डूब गई है, जिसमें लगभग 53 के करीब जो इनके पर्सनल है वो नहीं मिल रहे हैं। तो हमारी कंट्री की जो डीप सबमरीन्स जो बेसिकली रेस्क्यू वेसल है वो भेजा गया इसको खोजने के लिए। तो यहां पर KRI जो यहां पर ननगला है, यहां पर ये 402, ये एक डीजल इलेक्ट्रिक ये अटैक सबमरीन थी इंडोनेशिया के अंदर में, ठीक है। तो 21 अप्रैल से यहां पर ये मिसिंग चल रही है, तो उसके चलते हमारी कंट्री हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, ताकि कुछ मिल जाए और पता चल जाए कि ये कंडीशन खराब कैसे हुई है। तो हमारी कंट्री की जो हेल्प प्रोवाइड कराई जा रही है, तो उसी के चलते यहां पर ये न्यूज में आ गई है, ठीक है। तो अपनी कंट्री यहां पर हो गई, और इंडोनेशिया अगर आप लोग देखोगे तो ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये आप लोगों को इंडोनेशिया का नजर आएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में यहां पर बात की जा रही है, जो हेल्प करने के लिए हम लोगों ने अपना जो सिस्टम यहां पर भेजा है। तो इंडिया जो है वो फ्यू कंट्री है वर्ल्ड में जो कि कैपेबल है यहां पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में, यानी कि अगर कोई ऐसी हरकतें होती है तो हम लोग वहां पर अपनी हेल्प प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में डीप सबमर्जेंस जो रेस्क्यू वेसल है जिसका यूज किया जाता है, और इंडियन नेवी जो है यहां पर ये यहां पर कैन लोकेट लगभग 1000 मीटर डेप्थ तक का, इनके 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की गहराई तक भी जाकर हम लोग चीजों को चेक कर सकते हैं। इसी के साथ में यूटिलाइज कर सकते हैं स्टेट ऑफ आर्ट साइड स्कैनर हो गया, ये रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल हो गए, ठीक है। तो सक्सेसफुल हम लोग यहां पर कई सारी ऐसी लोकेशन हम लोग फाउंड कर सकते हैं, ठीक है। अनोदर जो दूसरा अगर बात करें सब मॉड्यूल जो है यहां पर DSRV यानी कि यहां पर डीप सबमर्जेंट रेस्क्यू जो व्हीकल है यहां पर ये, तो इसमें इसी के साथ में सब आप लोगों को सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल देखने को मिलेगा, जो कि लिंक रहते हैं यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने के लिए। तो SRV जो है यहां पर ये यूज किया जा सकता है प्रोवाइड कराने के लिए इमरजेंसी सप्लाई टू द सबमरीन, यानी कि एक सपोर्ट सिस्टम भी हमारी कंट्री में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अगर हेल्प प्रोवाइड करा रहे हैं तो इस तरीके से यहां पर काफी अच्छे रिलेशन भी हमारे देखने को मिलेंगे। तो ये था लेक्चर, कैसा रहा लेक्चर, अपना बेसिकली रेट देकर जुड़ जाइए कि 10 में से क्या नंबर मिलेगा। पर लेकिन लेक्चर को छोड़ने से पहले क्वेश्चन के आंसर जरूर देने आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोगों ने 4 तो शॉर्ट न्यूज देखी काफी डिटेल में,
आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन जो कॉन्सेंट्रेटर के बारे में बात करी, यूनिकॉर्न के बारे में हम लोगों ने बात करी, ये गैलेक्सी भी हम लोगों ने देखी, तो कई सारी चीजें यहां पर देखने को मिली। ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में जाना, पोखरण एक्सपेरिमेंट, ये सब चीजें। आगे इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोगों ने यूके का जो कैरियर स्ट्राइक जो ग्रुप है उसके बारे में समझा, और यहां पर देखा कौन कौन क्या क्या है। नेशनल न्यूज में हम लोगों ने समझा यहां पर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंदर आती है और क्या क्या चीजें वो सारी डिटेल में समझी। स्टेट न्यूज में जम्मू और कश्मीर के बारे में हम लोगों ने चीजें जानी कि वहां पर किस तरीके से सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। ये था हेल्थ के बारे में, हम लोगों ने यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है उसके बारे में चीजें समझी, जो कि अच्छे से जाना। इकोनॉमी में एसिड जो रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, मुझे नहीं लगता कि इनके बारे में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में हम लोगों ने बातें जानी, और डिफेंस में हम लोगों ने अभी इंडोनेशिया से रिलेटेड ये न्यूज समझी। तो ये था आज का डिस्कशन। अब क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं। इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में पूछा, ये बताइए निकनेम क्या है यहाँ पर इसका, जो स्मॉलेस्ट अभी आप लोगों को ब्लैक होल देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है किसके द्वारा गाइडलाइन करने की बात की है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, ताकि कोई भी डेटा चोरी न हो सके। न्यूक्लियर साइंटिस्ट का नाम बताना है पोखरण में जो इंक्लूडेड थे। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंदर आती है, यहाँ पर पोखरण का कब एक्सपेरिमेंट किया गया और स्माइलिंग बुद्धा का कब एक्सपेरिमेंट किया गया, किस कंट्री की हम लोग हेल्प कर रहे हैं पनडुब्बी को ढूंढने के लिए। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कल का। वर्ल्ड अस्थमा डे की थीम आप लोगों को बतानी है। कौन सा ये पेनिनसुला है जिसमें हांगकांग के अंदर यहाँ पर जो चाइना है वो नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस बनाना चाहती है परमानेंट। INSACOG की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कौन सा एक्ट है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है, जो कि इसेंशियल ड्रग को रेगुलेट करने के बारे में बात करता है, उनके प्राइस को यानी कि कैसा होना चाहिए, यानी कि कोरोना वायरस से रिलेटेड जो दवाइयां हैं वो अलग अलग भाव में मिल रही हैं। NCS के बारे में आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर जो नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके बारे में बात की जा रही है, जो कि बेसिकली अर्थक्वेक की एक्टिविटी को देखती है, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। पैसिफिक प्लेट कैसी है और यहाँ पर ये यूरेशियन प्लेट कैसी है, यानी कि प्लेट का मतलब ये कैसी है, ये ओशियनिक प्लेट है या फिर कॉन्टिनेंटल है, ये आप लोग को बताना है। 2030 IA इसकी फुल फॉर्म बताइए। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन जो वीक थीम है उसकी थीम आप लोग को बतानी है। ग्लोबल फॉरेस्ट, ये बेसिकली ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इसी के साथ में ट्रेड जो मिनिस्टर हैं इंडिया और 2 कंट्री और हैं, इनके द्वारा मिलकर ये सप्लाई चेन रेजिलेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो ये क्या है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, देखिए एक बात बताओ आप लोगों को, अगर ये लेक्चर के बाद में आप लोगों से जो क्विज होता है लास्ट डे का, अगर इसको आंसर आप लोग कम से कम अगर 10 क्वेश्चन है या फिर 8 क्वेश्चन है, अगर 50% से नीचे आप लोग सही आंसर दे पाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 50% से नीचे अगर आप लोग चल रहे हैं तो लेक्चर का एक बार फिर से आप लोग को रिवीजन करना चाहिए। अगर 50% से ऊपर आप लोग चल रहे हैं तो फिर आप लोग क्या कीजिए, फिर आप लोग थोड़ा सा जो PDF है उसी से आप लोग पढ़ लीजिए, वरना अगर 50% से नीचे आप लोग के मार्क्स आ रहे हैं तो कम से कम एक बार और जाकर आप लोग लेक्चर देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो आप लोगों ने मिस कर दी है और आप लोगों ने ढंग से लेक्चर नहीं सुना है। तो अपने आप को काउंट कैसे करना है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, यही होता है रीजन जिसके लिए रिवीजन कराता हूं मैं आप लोगों का, ताकि पढ़ा हुआ जो है वो याद रहे, उसको भूलो ना। तो वर्ल्ड अस्थमा जो डे है तो इसके बारे में बात करें, इसको दमा बोलते हैं हिंदी में। इसकी थीम है यहाँ पर अनकवरिंग अस्थमा, जो मिसकंसेप्शन है, यानी कि अस्थमा के बारे में जो फालतू की भ्रांति है उसको कैसे एक तरीके से अनकवर करना है, जनता के सामने लाना है उन भ्रांतियों को। हांगकांग के बारे में बात करें तो इसका है काउलूम पेनिनसुला, तो इसके बारे में याद रखेगा, ये चाइना इसके ऊपर अपना कंट्रोल करना चाह रहा है। इंडिया सार्स कोविड जो 2 है यहाँ पर जीनोमिक कंसोर्टियम, तो ये ग्रुप है यहाँ पर जो कि ये देखता है कि क्या क्या वेरिएंट है सार्स के, उनको प्रॉपर वे में चेक करता है ताकि आगे चलकर चीजों को कंट्रोल किया जा सके। प्राइस ऑफ इसेंशियल ड्रग एंड रेगुलेटर जो रेगुलेटरी सेंटर है, अगर इसके बारे में बात करें तो ये इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का जो है इसके थ्रू काम किया जाता है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है, जो कि ये देखता है कि भूकंप कितना और कहां पर कैसे कैसे आ रहा है। पैसिफिक प्लेट जो है वो ओशियनिक प्लेट है, यानी कि समुद्र के अंदर है, और यूरेशियन प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल यानी कि जमीन के ऊपर है। इम्यूनाइजेशन जो एजेंडा है 2030 ये 2021 से लेकर 2030 तक का है, ताकि लोगों को दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े, उनका शरीर जो है वो इम्यून सिस्टम को तगड़ा कर सके। इम्यूनाइजेशन जो वीक है ये वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर, ठीक है, तो ये इसका थीम जो है ये है यहाँ पर, ये वीक सप्ताह कब से कब तक का सेलिब्रेट किया गया, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। एक बात हमेशा याद रखना यार, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा ना, हमेशा वो क्वेश्चन होगा जो आप लोग को पढ़ा चुका हूं, तो उनका आंसर आप लोग को देना है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग तभी आंसर दे पाओगे। ग्लोबल फॉरेस्ट ये गोल रिपोर्ट जो है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, इसका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। ट्रेड मिनिस्टर इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है SCRI यानी कि सप्लाई चेन रेजिलेंट इनिशिएटिव। इसका मतलब यहां पर यह है कि आप लोग जो है चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी कम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये इसका बेसिक पर्पज है।
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ यहां पर प्रोवाइड करा दी जाती है, एक जगह इकट्ठी मिल जाती है। और ट्विटर पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। ट्विटर पर अगर आप लोग कनेक्ट होते हैं तो कई सारी पर्सनैलिटी को फॉलो कर लीजिएगा, जैसे कि अपने प्राइम मिनिस्टर हो गए या फिर ग्लोबल लेवल पर बात करें तो यूएन के चीफ हो गए, ठीक है। तो कई सारी, ताकि अपडेट जो होती रहे वो आप लोगों के सामने आती रहे, ठीक है। बाकी ट्रेंडिंग और एंडिंग में देख के अपने आपको टेंशन मत देना, कुछ इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए अगर कनेक्ट रहना चाहते हैं। और ज्यादा से ज्यादा दिन में 5 से 10 मिनट देने की जरूरत है, इससे फालतू मत देना अगर आप लोग नॉर्मल तरीके से चीजों को समझना चाहते हैं, वरना इसके ऊपर घंटों पड़े रहते हैं लोग, तो उसके ऊपर आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर आगे बात करें तो यहां पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक ध्यान रखिए और फीडबैक जरूर देना कि 10 में से कितने नंबर देने हैं आप लोग इस लेक्चर को। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।